स्टार्ट करते हैं क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, आज अपने को रिवाइज करना है चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा। इन्हीं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पर हमारा अकाउंट्स डिपेंड करता है, अकाउंट्स हमारा बनता है इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए या होते क्या हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग कहते हैं, जिनको कि अकाउंट्स बनाते समय सभी अकाउंटेंट्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड मान लिया है, जो कि जनरली फॉलोड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों इनको माना गया? इनको इसलिए माना गया ताकि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस की तरीके से ये लोग एक्ट कर सकें, जिन सेट ऑफ गाइडलाइंस के हिसाब से सारे अकाउंटेंट्स अपने अकाउंट्स को बनाएंगे, जिससे कि इंश्योर हो सके कि अकाउंट्स एक दूसरे से कंपेरेबल रहें। जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया वो कैसे रहें? वो कंपेरेबल रहें। इसकी कंपेरेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों ने क्या लेकर के आए? हम ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेकर के आए। अब ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम लोग बात करें नेचर्स की, तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इनको सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, एट द सेम टाइम दे आर मैन मेड। हम लोगों ने इसको बनाया है, जो कोई साइंटिफिक रूल जैसे चीज़ नहीं है। फिर दे आर जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्सेप्टेड, ये जब भी जनरली एक्सेप्टेड होंगे, कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता है तो जनरली एक्सेप्टेड तभी होता है जब वो रेलेवेंस को फॉलो करे। रेलेवेंस का मतलब वो हर काम की इंफॉर्मेशन को दिखाए। ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि उसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। फिजिबिलिटी मतलब उसको लगाने में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, उसको आप इजीली अप्लाई कर पाओ। अगर हम बात करें नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो क्यों बनाए गए इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को? बहुत ही सिंपल सा चीज़, आपको अपने अकाउंट्स को कंपेरेबल और रिलायबल बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स इज मैन मेड, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो अगर मेरा अलग आपका अलग, तो फिर आपस में कंपेरेबल नहीं रहेगा। तो इसको कंपेरेबल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसको कंपेरेबल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर के आए थे, राइट। फिर काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमारे दो काइंड के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या क्या? एक होता है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या असम्पशंस, और दूसरे होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या असम्पशंस क्या होते हैं? जो कि जस्ट लाइक लॉ बन गए हैं, नॉर्मली सभी लोगों ने इनको फॉलो करना ही करना है। तो आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्वारेल, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, 14 टोटल अपने को नाम दिए हुए हैं। ये सब के सब अपने को पढ़ने हैं। सॉरी 14 नहीं, कितने हैं ये? हाँ यस राइट, 11 है टोटल, ओवरऑल 11, राइट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंसेप्ट मैं आप लोग को पढ़ाना पसंद करता हूँ वो कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपका ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। जैसे लिल्हा एजुकेशन सेंटर और अजय लिल्हा आर टू डिफरेंट पर्सन्स। एंड अकाउंटिंग इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। हम जो भी बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं सिर्फ उन्हीं को अकाउंट्स में एक्सपेंस मानते हैं। जो पर्सनल अगर बिजनेसमैन का कोई एक्सपेंस होगा उसको ड्राइंग्स मानेंगे हम। इसीलिए कैपिटल को भी एक तरीके से लायबिलिटी मानते हैं। कैपिटल को भी एक इंटरनल लायबिलिटी के तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, राइट। फिर स्टूडेंट्स हमारा इसके बाद का जो कि दूसरा कंसेप्ट था वो था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच हैज गिवन बर्थ टू मेनी अदर कंसेप्ट्स, राइट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका ये कहता है कि एक बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। हम जब बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं तो फिर हम ये सोच के अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। बिजनेस हमारा लंबे समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अपना ये कहता है कि एक बिजनेस लंबे समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा। आप जो अकाउंटिंग करेंगे वो ये मानते हुए करेंगे कि एक बिजनेस लंबे समय तक चलता
रहेगा। ये मानना क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? अगर हम ये नहीं मानेंगे ना तो अकाउंट्स के बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे फंडे, बहुत सारी चीज़ें अकाउंट्स की वो अप्लाई ही नहीं करेंगे, वो फिट ही नहीं बैठेंगी। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हमने ये नहीं माना कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में लंबे समय तक चलेगा तो फिर हम एसेट्स और एक्सपेंस में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। मेरे लिए ये कमरा एसेट है, ये कैमरा एसेट है क्योंकि इसका मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मगर मेरे लिए ये कैमरा एक एक्सपेंस बन जाएगा अगर मुझे आगे बिजनेस ही नहीं करना है। तो मैंने ये बिजनेस खोला, बंद किया, तो अब क्योंकि आगे बिजनेस करना नहीं है इसलिए कैमरा मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। मेरे लिए कोई भी चीज़ एसेट क्यों है? क्योंकि वो मेरे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है, उसका फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है। मगर अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई इकोनॉमिक यूज़ ही नहीं है, हमारा बिजनेस ही नहीं चलना, तो फिर वो भी नहीं होगा। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक फ्यूचर में चलेगा। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सब बीच का डिफरेंस, लायबिलिटी, ये सब क्यों चीज़ें आती हैं? क्योंकि हमारा कौन सा कंसेप्ट फॉलो होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा फॉलो होता है, राइट। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, हमारा जो कि कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट आता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ही जुड़े हुए हमारे बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, मगर एक कंसेप्ट जो कि आता है वो है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसका बेस देखो कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका बेस स्टार्ट होता है फ्रॉम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है क्योंकि आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट माना, मतलब आप ये मानते हो कि बिजनेस आपका लंबे समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा, और क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा इसीलिए एसेट्स को उसकी मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है उसकी मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना? क्योंकि मार्केट वैल्यू इज बाउंड टू चेंज एंड इट इज लेस रिलायबल, वेरीफिएबल नहीं होता है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए अपने लोग एसेट को किस पर रिकॉर्ड करते हैं? उसकी कॉस्ट पर। मतलब ये बिल्डिंग आज से 10 साल पहले मैंने अगर 50 लाख रुपए खरीदा, आज की डेट में उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए हो गई, तब भी हम इस बिल्डिंग को बैलेंस शीट में कितने रुपए पर दिखाएंगे? 50 लाख रुपीज़ पर। इसकी मार्केट वैल्यू पर हम नहीं दिखाएंगे। दिस इज नोन एज कॉस्ट कंसेप्ट। इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं क्योंकि ये कॉस्ट हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पास्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि आता है, ये आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको नोट्स में अलग फॉर्मेट में दिखाई देगा, मगर मैं उसी फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ जिस फॉर्मेट में कंसेप्ट्स बने हैं। पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी क्या कहता है? कहता है कि क्योंकि आपका बिजनेस लंबे समय तक इन फ्यूचर में चलेगा, तो इसीलिए हम लोग अकाउंट्स को अपने क्या करते हैं, हाँ, और क्योंकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा फ्यूचर में और आपको बिजनेस में जो एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ वो कब पता चलेगा? जब आपका बिजनेस फाइनली वाउंड अप हो जाए, बंद हो जाए। मगर जब बिजनेस वाउंड अप हो गया उस समय आपको प्रॉफिट जानने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, बिजनेस के पूरी लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, लेट्स से ऑफ 1 ईयर। नॉर्मली कितना? 1 ईयर। इसी 1 ईयर के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसी पीरियड को? अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कोई पूछेगा तो accounting period is that period for which accounts is prepared. It can be 1 year, it can be more than 1 year, it can be less than 1 year. बट इनकम टैक्स में हमको कहा हुआ है कि अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होगा। ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बन गया, तो अब इसके बाद में आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए बनाया गया एक्यूरल कंसेप्ट। तो देख रहे हो सारा का सारा बीज कहाँ से आया है? गोइंग कंसर्न, उससे बनाया हिस्टोरिकल कॉस्ट, उससे बनाया अकाउंटिंग पीरियड, फिर अकाउंटिंग पीरियड बन गया। आपने लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब प्रॉफिट निकालोगे उस पीरियड में। उस पीरियड में प्रॉफिट निकालने के लिए आपने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिस कंसेप्ट का नाम क्या है? एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है? आप अपनी इनकम को तब रिकॉग्नाइज करो जब वो अर्नड हो, ना कि तब जब वो कैश में रिसीव्ड हो। आप एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इनकर्ड हो, ना कि तब जब आपने उसको कैश में पे किया। तो एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्यूरल कंसेप्ट आपका ये कहता है कि आप इनकम को तब रिकॉग्नाइज करो जब वो कैश में
अर्नड हो, सॉरी जब वो अर्नड हो, ना कि जब कैश में रिसीव्ड हो। सिमिलरली एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करोगे, कब रिकॉर्ड करोगे, जब वो इनकर्ड हो, जब वो खर्चा आपने कर दिया, rather than when it is paid in cash. So accrual concept is very simple. It says that income must be recorded whenever it is earned and not when it is received in cash. Similarly, expenses must be recorded whenever it is incurred, not when it is paid in cash. I hope this is clear to everyone. अच्छा, इसी से मिलता जुलता हुआ एक कंसेप्ट बनाया क्या, वो कंसेप्ट था हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपका कहता है कि आप अपनी रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे सेल्स को आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, तो सेल्स को आप रिकॉग्नाइज करोगे जब आपने सेल से होने वाला अपना जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे ही करके सर्विसेज के लिए कब करोगे, जब आपने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया। वैसे ही करके आप इंटरेस्ट या बाकी और चीज़ों के लिए कब करोगे, जैसे इंटरेस्ट के लिए कब करोगे, ड्यू डेट पर। डिविडेंड के लिए कब करोगे, डिविडेंड पता है, डिविडेंड होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट देती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए कब करोगे, जब डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए। तो मतलब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपको ये बताता है कि आपको रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है। एक और कंसेप्ट बनाया गया, वो कंसेप्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट, जो कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के चीज को आगे लेकर के जाता है। ये है एक्रूअल कंसेप्ट का कजन ब्रदर। कौन है एक्रूअल कंसेप्ट का, रिश्ते में ये एक्रूअल कंसेप्ट का कजन ब्रदर लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और रेवेन्यू कंसेप्ट का बड़ा भाई लगता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप अपनी रेवेन्यू को पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से आप निकाल लीजिए। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से पहले आप अपनी रेवेन्यू को निकाल लीजिए, कंप्यूट कर लीजिए। तो आपने क्या किया, आपने अपनी रेवेन्यू को कंप्यूट किया है एज पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। मतलब आप समझ गए कब आपकी रेवेन्यू हुई। अब उस रेवेन्यू को अर्न करने में जो जो खर्चे लगे हैं वो उससे मैच कर दो, उससे माइनस कर दो। आपको क्या निकल करके आ जाएगा, आपको निकल करके आ जाएगा आपके बिजनेस का प्रॉफिट। क्या निकल करके आ जाएगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैचिंग कंसेप्ट का एग्जांपल दे करके। मैंने इस बार 15 लैपटॉप बनाया, ठीक है। हर लैपटॉप को बनाने का मेरा खर्चा हुआ था 40,000। मैंने 12 लैपटॉप उसमें से बेचा, तो मैं रेवेन्यू कितने लैपटॉप्स की रिकॉग्नाइज करूंगा, 12 की। तो 12 इंटू 50,000, 6 लाख रुपए ये हो गया मेरे लिए रेवेन्यू। अब मुझे उससे होने वाला एक्सपेंसेस को मैच करना है, तो मैं 15 इंटू 40,000 नहीं करूंगा, मैं 12 इंटू 40,000 करूंगा, 4,80,000। ये हो गया हमारा एक्सपेंस। दोनों को जब आपने माइनस किया तो फिर क्या निकल करके आया आपका प्रॉफिट। क्या निकल करके आएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया आपका, 1,20,000। यही करता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट, राइट। फिर इसके बाद और भी कुछ आपके कंसेप्ट हमारे बाकी हैं। ये कंसेप्ट सब छोटे छोटे से हैं, बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को बस देखते रहिए। एक कंसेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, आपने जो अकाउंट्स बनाते समय जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, मेथड को एक बार फॉलो कर लिया, कसम खाओ कि तुम उसको बार बार बदलोगे नहीं। क्यों नहीं बदलोगे, क्योंकि वो अगर आपने बदल दिया तो फिर आपस में कंपेरेबल नहीं रह जाएगा। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि जिनमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मेथड्स और प्रिंसिपल्स को आप एक बार फॉलो कर देते हो, उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाओगे। फिर आपका अगला कंसेप्ट आया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट दो बातें करता है। कितनी बातें करता है, दो बातें। एक कहता है आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो कि मनी के टर्म्स में मेजरेबल है, और दूसरी बात क्या कहता है, सिर्फ मनी ही वो यूनिट है जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे। सिर्फ कौन सा यूनिट में आप रिकॉर्ड करोगे, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करोगे। फिर एक कंसेप्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसी पर हमारा अकाउंट्स बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कम से कम कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। अगर एक को डेबिट करोगे, दूसरे को क्रेडिट करोगे। इफ वन इज डेबिटेड द अदर वुड बी क्रेडिटेड। डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट आपका ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ वन इज डेबिटेड द अदर वुड बी क्रेडिटेड। इसी पर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल। ये इसी से बनता है, इसी के थ्रू बनता है। फिर आपको पढ़ना है मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर। यूँ तो आमतौर पर जितने भी कंसेप्ट्स बनते हैं वो एक दूसरे के ही पैटर्न पर बनते हैं, मतलब एक दूसरे से सिमिलर बनते हैं, बट ये दो कंसेप्ट्स हैं, ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कौन है? जानी दुश्मन। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अकाउंट्स, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ उसको फुल्ली डिस्क्लोज करना है। जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है? उसको फुल्ली डिस्क्लोज करना है। ये फुल डिस्क्लोजर का आपका प्रिंसिपल कहता है। मटेरियलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्क्लोज करो जो कि मटेरियली इंपॉर्टेंट हो। मटेरियली मतलब जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकें, उसको प्रभावित कर सकें। सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को दर्शाओ, उन्हीं इंफॉर्मेशन को दिखाओ, बाकी और किसी इंफॉर्मेशन को मत दिखाओ। कहने का मतलब क्या हुआ? भैया मेरे बिजनेस में मेरे लिए 5,000 रुपये का कोई खर्चा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मगर 50 रुपये का कोई खर्चा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। किसी बिजनेस के लिए 50 रुपये इंपॉर्टेंट हो खर्चा, किसी बिजनेस के लिए हो सकता है 5,000 रुपये की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ और लेवल है उनके बिजनेस में, राइट। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है? एक लेवल होता है मटेरियलिटी लेवल। क्यों? कौन सा लेवल? मटेरियलिटी लेवल। ये वो लेवल होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ आपको मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। सिर्फ कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए? मटेरियल। और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। फिर एक कंसेप्ट, एक प्रिंसिपल हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल कहता है आपका कि आप कंजर्वेटिव रहो, आप प्रूडेंस रहो, बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो, अपनी परफॉर्मेंस को कम करके दिखाओ, आप अपने एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो। जो फ्यूचर में आपको लगता है कि लॉस हो सकता है उसको रिकॉर्ड करो, मगर कोई अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, उसको इग्नोर करो। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो परफॉर्मेंस दिखाई देगी सामने वाले को वो बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाई देगी, वो कमतर दिखाई देगी। तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र जो है वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। सपोज करो आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, मैंने कहा अरे मैं तो महीने का 10 लाख रुपए कमा लेता हूँ, तुम मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर, तुमको पता चला हम तो 2 ही 3 लाख रुपए कमाते हैं, वो 8 लाख रुपए तो एक बार तुक्के से हो गया था हमको इनकम। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कोई एंटिसिपेटेड गेन, कोई ऐसा फ़ायदा, ये वो चीज़ें उसको इग्नोर करके चलेंगे। हम क्या चलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, राइट। अगला जो कि लास्ट हम लोग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं वो है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो पर्सनल बायस से दूर होना चाहिए, उसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वो वेरीफिएबल होना चाहिए। कोई भी चीज़ वेरीफिएबल कब होता है? वेरीफिएबल तब होता है जब वो सपोर्टेड होता है बाय दी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोग को और बता दूँ मैं कि हमारे ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्टोरियल कंसेप्ट। ये 3 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं, एसम्पशंस होते हैं। मतलब माना जाता है ये कि आपने अगर अकाउंट्स बनाया है तो इन 3 कंसेप्ट्स को तो फॉलो किया ही किया है। अगर इन 3 कंसेप्ट्स को आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं किया है, पता है इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं किया इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि आपका बिजनेस बंद होने वाला है। आप उस बात को लिखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विदाउट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? सामने वाला समझ जाएगा कि आपका बिजनेस, आपकी नैया चूहों को उतर के भाग जाना चाहिए, है कि नहीं? सो आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप ऑल वॉज क्लियर टू एवरीवन। स्टे ट्यून्ड फॉर further videos.